हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी पैथोलॉजी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं क्योंकि सारी थ्योरी कंप्लीट कर दी है हिंदी पैथोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो में। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने टू द पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया और सिर्फ पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है वही उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं और वही आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो ये क्लासेस सिर्फ 4 वीडियो हैं, 2 घंटे की क्लास मिला के चलिए आप, क्योंकि आधा आधा घंटे की वीडियो है। तो आप सिर्फ 2 घंटे में पूरी हिंदी पैथोलॉजी कवर कर लेंगे। बाकी हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एक क्लास मैंने इसकी डाली हुई है तो वो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी ये क्लास आज की 2 है, इसमें हम लोग अच्छे से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, जितने भी संभवतः बन सकते हैं वो मैंने लिए हैं, तो इसको भी ज्वाइन करिएगा। ये डेली क्लास आपको 3 बजे मिलती है, जो कि आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है। और वहीं पे जब आपको 5 बजे क्लास मिलती है वो आपकी सोशल साइंस की होती है, उसमें पेपर 2 के लिए होती है। तो इनको ज्वाइन करिएगा, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती, यानी एक अध्यापिका है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। एक अध्यापिका है, बच्चों को देती है कुछ टॉपिक लिखने को, ठीक है। इस तरह कुछ समय पश्चात उनके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया? यानी एक टीचर है, बच्चे को लिखने में समस्या हो रही है, तो मतलब टीचर ने उनको कोई टॉपिक दे दिया लिखने को। फिर धीरे धीरे जब बच्चे लिखने लग गए तो धीरे जब टीचर को पता चला बच्चे के कहाँ पे समस्या आ रही, तो उसका टीचर ने समाधान कर दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसको आप कौन सा आकलन कहेंगे? निदानात्मक आकलन कहेंगे, या फिर रचनात्मक, या फिर योगात्मक, या फिर स्थानात्मक? तो यहाँ पे स्थानात्मक की कोई बात नहीं हो रही है। योगात्मक का मतलब होता है कि आप जैसे ग्रेड में आप अंक ले रहे हो, टीचर दे रहा है कि इतने टेस्ट में आपने इतने मार्क्स पाए हैं, इतने में इतने, तो वो आपका योगात्मक हो जाता है आकलन। ये आपका टेस्ट के दौरान होता है, जो आपका एग्जाम होता है उसके दौरान होता है। रचनात्मक का होता है मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपने कुछ बनाया है, कोई क्रिएटिविटी की है अच्छी सी, तो उसको कहते हैं रचनात्मक, ठीक है। आपने कुछ किसी का आविष्कार किया, आपने कुछ बना दिया। लेकिन वहीं पे होता है निदानात्मक आकलन, जो होता है इसी का मतलब होता है कि आपको समस्या आई, टीचर को पता चला, उसका उसने सोल्यूशन निकाला, तो ये आपका निदानात्मक हो जाएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये जितने भी आकलन है आपका निदानात्मक है, उपचारात्मक आकलन हो गया, रचनात्मक आकलन हो गया, ये सारा हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, तो जरूर उसको ज्वाइन करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जब भी सीटेट का क्वेश्चन मतलब सीटेट का पेपर आप दीजिएगा तो अच्छे से क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में ही नहीं है, बचना है लगा देते हैं और फिर वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के माइंड में एक माइंड सेट रहता है कि हमको क्वेश्चन पॉजिटिव देखना है, बच्चे के हित में देखना है। लेकिन क्वेश्चन जब अगर निगेटिव पूछ रहा है तो आप निगेटिव सेंस में जाएंगे, अगर कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव के सेंस में जाएंगे। लास्ट में नहीं है या फिर बचना लगा देगा तो आपका क्वेश्चन आंसर बदल जाएगा। इसलिए लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आप लोग आगे चेक करिएगा कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं, फिर आप लोग हल करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका एक नंबर गलत हो जाता है, फिर लास्ट में सोचते हो अरे लास्ट तक नहीं देखा, तो क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। इसमें जो दिया गया है ब्लूप्रिंट, यानी पेपर जो आपका बनाया जाता है उसके पहले जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो उसमें क्या आवश्यक नहीं है इसकी बात की जा रही। तो शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना वो तो आवश्यक ही होता है, क्योंकि उसका क्या महत्व है। प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, या फिर आपका है कठिनाइयों के स्तर को महत्व देना। तो प्रश्नों के विविध रूप भी होते हैं, आपका वेरी शॉर्ट हो गया यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, वेरी लॉन्ग हो गया, शॉर्ट लॉन्ग हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं वेरी लॉन्ग ही सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपके ऑप्शन के भी होते हैं, तो ये विविध प्रकार के उसमें रूप पाए जाते हैं। कठिनाइयों के स्तर को भी महत्व दिया जाता है, ये तो है नहीं आप इजी इजी क्वेश्चन पूछ लोगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मतलब कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। लेकिन नहीं पूछा है हमको तो नहीं आपका डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप विविध जो लेखन की शैलियां होती वो प्रयोग नहीं करते। आपने देखा होगा पेपर जो होता है सिर्फ एक शैली में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका ही महत्व ज़्यादा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। एक श्यामपट्ट अध्यापक पर मतलब एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीकी से मेल खाती है? तो पहला आपका ऑप्शन है खेल, खेल में आपका एक्टिविटी हो जाएगा, कोई प्ले ग्रुप करा दिया,
तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक ने श्यामपट्ट पे कुछ लिख दिया है। ठीक है, शिक्षक ने श्यामपट्ट पे कुछ लिखा है और बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो ये आपका खेल विधि से कुछ नहीं, मतलब कोई संबंध नहीं है। अभ्यास विधि, अभ्यास भी यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है कि टीचर ने 5 वर्ड दे दिए और बार बार आप इसको रिपीट कर रहे हो, ये भी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रतिलेख और श्रुतलेख, प्रतिलेख का मतलब होता है मतलब देख करके लिखना, या फिर अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए अनुलेख, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अनुलेख जो होता है वही आपका प्रतिलेख भी होगा, वही आपका अनुलेख भी होगा, क्योंकि अनुलेख का मतलब भी होता है देख कर लिखना। ठीक है, इसका भी मतलब है देख कर लिखना, और आपका अनुलेख का भी मतलब है देख कर लिखना, प्रतिलेख का भी मतलब है देख कर लिखना। लेकिन वहीं पे अगर श्रुतलेख आ जाए तो इसका मतलब होता है सुनकर लिखना। जैसे सुनकर लिखना के अंतर्गत क्या आ जाएगा, क्लासरूम में इमला बोला जाता है, छोटे छोटे क्लास में इमला बोला जाता है, टीचर बोलता है, बच्चे लिखते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं, और एक क्लासरूम में एक बच्चा खड़ा हो जाता है, वो बोलता है, बाकी बच्चे नोट कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं इमला। यानी आप टीचर या कोई भी बोल रहा है, आप मतलब सुन करके लिख रहे हो, उसको कहते हैं श्रुतलेख। और जिसको आप देख कर लिख रहे होते हो उसको कहते हैं अनुलेख या प्रतिलेख। तो यहाँ पर देख कर लिखने की बात की जा रही है, क्योंकि टीचर श्यामपट्ट पे लिख रहा है और बच्चे नोट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतिलेख। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 पे। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाइयों का अनुभव कर पाता है। यानी एक बालक है, वो भाषा सीख रहा है, लेकिन सीखने के दौरान उसको मतलब कठिनाइयां हो रही हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला है नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, यानी स्टार्टिंग में उसको कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अगला है खा है इसमें ऑप्शन, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधिता है बच्चे में, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगता है। तो ये सारी कठिनाइयां हो रही हैं बच्चे को पढ़ने के दौरान। तो ये सारे लक्षण किसके हैं ये आपको बताना है, बालक किसके लक्षण प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये सारे रीजन दिए गए हैं कि बच्चे को पढ़ने के दौरान ये समस्याएं आ रही हैं। अब आपको ऑप्शन ऐसे इसमें से देख करके बताना है कि बच्चे को कौन सी समस्या है। तो ऊंचे स्वर में पढ़ने में इसको समस्या आ रही है, ठीक, शब्द और वाक्यों को पढ़ने में दृष्टि बाधिता है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वचन जो वैफल्य है इसका मतलब ही होता है उसको पढ़ने में समस्या है, डिसलेक्सिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, हिंदी में बोलते हैं वाचन वैफल्य। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, शब्द और वाक्यों को मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर लेखन वैफल्य होता तो बच्चे को लिखने में समस्या आ रही थी, वो 9 को 6 लिख रहा होता, बी को डी लिख रहा होता, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 37 पे। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। यानी एक अध्यापिका है, टीचर मतलब क्लासरूम में एक टॉपिक पढ़ाया लखनऊ पे, उसके पढ़ने के दौरान ही मतलब मौन पठन के पश्चात उसने नॉर्मली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जो यहाँ पे दिए गए। यानी हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन उसने पढ़ाया, उसके बाद बच्चों से पूछ लिया। तो ये जो पढ़ाया गया है प्रोसेस और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे आपका पुनरावृत्तात्मक प्रश्न या कालांतरित प्रश्न, या फिर होगा आपका परिचयात्मक प्रश्न, या आपका होगा बोधात्मक प्रश्न। तो ये मतलब टीचर ने पढ़ा दिया और पढ़ाने के दौरान ही उसने पूछा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पढ़ाने के दौरान जो अगर टेस्ट मतलब आप ऐसे समझिए कि टीचर पढ़ा रहा होता है, बीच बीच में क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेता है, तो पढ़ाई के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कहते हैं कालांतर प्रश्न। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का लाभ नहीं है। ठीक है, मौन पठन का लाभ नहीं बताना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं में दिया है। यह विद्यार्थियों की झिझक को और संकोच को दूर करता है। तो अगर आप मौन पठन कर रहे हैं तो आपका संकोच और झिझक वो दूर हो जाएगी। या फिर बी, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, तो ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा गया है, क्या लाभ नहीं है।
तो ये तो सही है, क्योंकि जब आप तेज पढ़ रहे होगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही होती है, लेकिन जब आप मन में पढ़ रहे होते हो तो आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं हो रही होती है। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं। अगर आप आराम से मौन पठन कर रहे हो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होती है, आपका ध्यान एकाग्र होता है। यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, ये भी पॉजिटिव बात है। लेकिन जो आपका ए ऑप्शन है, इसमें कहा गया है विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। ये कोई पॉइंट नहीं बनता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर मन में पढ़ रहे हैं तो उनको आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चा कौन सा वर्ड गलत पढ़ रहा है, कौन सा सही पढ़ रहा है। छोटी क्लासों में इसीलिए लाउड रीडिंग कराई जाती है, यानी एक बच्चा क्लासरूम में उठा दिया जाता है, एक बच्चा तेज तेज से पढ़ रहा होता है, बाकी सारे बच्चे उसको पीछे पीछे से रिपीट कर रहे होते हैं। इससे ये होता है कि हर बच्चे को उठा उठा के पढ़ाया जाता है। इससे ये रहता है कि हर बच्चे की जो पढ़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, और जो वर्ड गलत पढ़ रहे होते हैं बच्चे वो भी धीरे धीरे सही होने लगते हैं। तो पढ़ने के दौरान जो रीडिंग होती है उनकी अच्छी हो जाती है, उनको पढ़ने में स्पीड भी बढ़ती है और अच्छे से वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर यही बच्चे धीरे धीरे मन में पढ़ेंगे तो टीचर को समझ में नहीं आएगा का को खा पढ़ रहा है या गा को घा पढ़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा मन में पढ़ रहा है तो जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इससे झिझक और ये संकोच दूर नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब बच्चा क्लासरूम में खड़ा करके पढ़ाया जाता है तो उससे उसका झिझक जो है वो दूर हो जाता है। उससे जो बच्चों के पढ़ने के दौरान वर्ड मिस्टेक हो रहे होते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारे जो मतलब परेशानियां होती हैं मतलब रीडिंग के दौरान, तो ये सारे दूर हो जाते हैं। वो आपका हो जाएगा स्वर पठन, यानी लाउड रीडिंग जो हो रही होती है। लेकिन मौन पठन की यहाँ पे बात की जा रही है तो इसमें झिझक आपका संकोच दूर नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा मन में पढ़ रहा होता है, उसको किसी से कुछ मतलब ही नहीं होता। लेकिन जब क्लासरूम में बच्चा खड़ा करके पढ़ाया जाएगा, अगर वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, स्टार्टिंग में उसको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो अच्छे से पढ़ेगा, उसको कोई शर्मिंदगी या कोई उसको कुछ भी झिझक फील नहीं होगा, आराम से वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मौन पठन की बात की जा रही है। आगे चलते हैं 39 पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला इसमें, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। ये है, अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। आगे देखते हैं एफ, वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना की सर्वोत्तम उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इन विधियों इन विशेषताओं को दर्शाती है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, और ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये आपको पढ़ने हैं। पेपर ऐसे ही बनाए जाते हैं आप सीटेट के दौरान, क्योंकि 2011 में आपको पेपर बहुत इजी मिलते थे, 2015 तक बहुत अच्छे रहे, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ता गया। लेकिन जब 2022 में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए वहां से लेवल चेंज हो गया, क्योंकि पहले आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब आने लगे। उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है क्वेश्चन के दौरान जब आप सॉल्व कर रहे होते हो। 2022 का पेपर ये माना जाता है कि जितने भी ऑनलाइन सेट हुए थे बहुत ज़्यादा टफ माने जाते हैं। अगर आप वो कवर अच्छे से कर लेते हो तो आप सीटेट क्लियर कर लोगे। तो उसमें क्योंकि आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन आने लगे, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने लगे। ये आपको दिया गया अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पढ़िए। निम्नलिखित कथन पढ़िए, ये सारे आपको कथन पढ़ने, फिर आपको ये देखना है निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है, फिर आपको ऑप्शन देख के फिर टिक करना है। तो ये सब पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। इसीलिए सीटेट में ये रहता है कि बहुत लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पेपर छूट जाता है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है। जब आपका 1 महीना बचे आप प्रीवियस के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, और 2 मतलब ये टाइम रखिए कि हमको 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है एग्जाम हॉल में। आप ये कोशिश करिए कि हमको 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे जाते हो आप पेपर पे, वहाँ पे साइन करने होते हैं, 2-3 जगह आपको साइन भी करने पड़ते हैं, आपको मार्कशीट भी फिल करनी होती है, तो उसमें टाइम लगता है। आप ये कोशिश करिए कि आप पहले ही पेपर को सॉल्व करिए 2 घंटे के अंदर। जब आप सोचोगे कि मुझे 2 घंटे के अंदर ही पेपर सॉल्व करना है, तो आपकी पढ़ने की स्पीड धीरे 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 बढ़ती जाएगी, आपको समझने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, फिर आप पेपर अच्छे से कर लोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर आप जब आपका 1 महीना बचे तो आप प्रीवियस के सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका पेपर हो जाएगा अच्छे से क्लियर। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। अब इसमें देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। दृश्य श्रव्य विधि या स्थानापन्न विधि या फिर द्विभाषी विधि या फिर व्याकरण समस्त अनुवाद विधि पद्धति।
तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें व्याकरण की ही बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। ये आदर्शन ने रीजन के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भापने की अध्यापिका की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। जो आपका मूल्यांकन होता है, ये बात सही है। आगे तर्क देख लेते हैं। लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हैं, ए है आपका, ए सही, और जो आपका आ मतलब आ गलत है। इसमें दिया गया दोनों आ और बा दोनों सही हैं, और बा आ की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला ऑप्शन है आपका आ और बा सही है, लेकिन बा आ की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं की मदद की जरूरत है, यह भापने की अध्यापिका की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। लेकिन वहीं पे जब तर्क दिया गया तो लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है मूल्यांकन की, लेकिन यहाँ पे बात आ गई है श्रवण और लेखन की, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अगर यहीं पे मूल्यांकन से ही रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया होता तो ये दोनों एक दूसरे के लिए भी सही होते, एक दूसरे की मतलब व्याख्या भी कर रहे होते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन की बात की जा रही है, यहाँ पे लेखन और श्रवण की बात की जा रही। ऑप्शन मतलब दोनों सही है, क्योंकि आ भी सही है, बा भी सही, लेकिन जो बा है वो एक ही सही जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 पे। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यानी एक अध्यापक है, एक चैप्टर उसने पढ़ा, बीच मतलब आधा पढ़ दिया, फिर लास्ट में बच्चों से कहा कि अपने अनुसार, यानी जो तुम्हारा इस पाठ के दौरान अनुभव मिला है तो उसके दौरान इस पाठ को अंत करिए। ठीक है, यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो ये आपका अनुभव आधारित गतिविधि है, समूह, लेखन और आपका अंतर्बोध आधारित गतिविधि। तो यहाँ पे समूह की बात नहीं की जा रही, क्योंकि ये नहीं कि एक टॉपिक दे दिया गया, सभी बच्चों को कहा गया कि मतलब कोई की आप ये एक्टिविटी करिए, तो उसमें आपका ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे मिल करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। लेखन की भी यहाँ पे बात नहीं की जा रही कि आपको कोई लेख लिखना है या फिर बता दिया गया है, आपको नोट कर ये देख देख के नोट करना है। अंतर्बोध की भी बात यहाँ पे आधारित नहीं है। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, लेकिन चैप्टर उसने आधा ही पढ़ाया, उसके बाद काट के अपना अनुभव, जो भी तुमने इसको पढ़ा है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, तो जो भी तुम्हारा अनुभव इसके दौरान रहा है उसी के अनुसार इस चैप्टर को आप समाप्त करिए, यानी अंत करिए। तो इसमें बच्चे का अनुभव आधारित गतिविधि है, क्योंकि टीचर ने जो चैप्टर पढ़ाया आधा, उसमें बच्चे का जो भी अनुभव रहा, क्योंकि हर बच्चे की थिंकिंग अलग अलग है, सब बच्चा अपने अपने हिसाब से उसको इंड करेगा। जैसे हम मान लीजिए कोई मूवी आप देखते हैं, आपने मूवी देख ली, अब आपकी आधी मूवी समाप्त हुई, मतलब आधे पे मतलब आप पहुंचे और उसके बाद आपने बंद कर दिया। अब हर व्यक्ति का दिमाग जाएगा कि लास्ट में मूवी का एंड ऐसे हुआ होगा, दूसरा सोचेगा नहीं नहीं ऐसे हुआ होगा। तो सभी का जो होता है सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती, सबके दिमाग मतलब अपने अपने जैसे जिसकी थिंकिंग होगी वह उस हिसाब से सोचेगा कि हाँ मूवी का एंड ऐसे हुआ होगा, लेकिन क्या एंड रहा होगा वो आप जब लास्ट तक मूवी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये रहता है, मतलब यही यहाँ पे कहा गया कि हर बच्चे, जब कहा गया हर बच्चे से कि अपना अनुभव है उसके आधार पे इसको समाप्त करिए, तो हर बच्चा अपने अपने तरीके से बताएगा कि लास्ट में ऐसे नहीं ऐसे रहा होगा, कुछ कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे समाप्त हुआ होगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा। तो हर बच्चा अपना अपना अलग है, तो सबका जो अनुभव है वो टीचर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे का अनुभव कैसा है। ठीक है, इसके दौरान हमको ये पता चलेगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडारण विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? यानी जो पद्धति है वो बालक में शब्द भंडारण की सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? समानार्थी और विपरीती, ये तो रटने की बात होगी या समझने की दिन रात, इसमें कोई शब्द भंडार नहीं बढ़ रहा होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दिए गए संदर्भ में नए शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा चैप्टर के बाद दिए होते हैं शब्दावली, उससे बच्चे की शब्द की क्षमता बढ़ती है।
जो शब्द भंडार है वो बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें रहता है कि बच्चे को एक शब्द मिला तो उससे वो रिलेटेड अर्थ निकालता है, फिर अनुमान लगाता है, तो उससे शब्द जो भंडार होते हैं वो विकसित होते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सी है प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, ये भी आपका नहीं होगा। सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें बी ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ में जब आप अर्थ निकालोगे, उसका अनुमान लगाओगे, तो शब्द की जो भंडार की क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे जो बहुभाषिकता है उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि एक आप बाधा के रूप में ले रहे हो। जो आपका एनसीएफ है वो भी कहता है कि बहुभाषिकता को हमको एक संसाधन के रूप में लेना, एक रिसोर्स के रूप में लेना है। क्लासरूम में अगर मान लीजिए आपके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो सभी की जो लैंग्वेज रही है, जो उसकी मातृभाषा रही है, उनको सबको हमको इंक्लूड करना है। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि क्लासरूम में आपके 30 बच्चे, 30 तरह के बच्चे होंगे, सबकी लैंग्वेज अलग होगी। कोई तमिल में बोल रहा होगा, कोई खड़ी अवधी में बोल रहा होगा, कोई थोड़ा सा मिक्स बोल रहा होगा, कोई इंग्लिश में बोल रहा होगा। तो ये नहीं आप मान के चलिए कि नहीं हमको हिंदी में ही पढ़ाना है। नहीं, अगर जैसा बच्चा है वो अपने आप को जैसे अभिव्यक्त कर पा रहा है, जिस भी भाषा में, जैसा भी उसका एनवायरनमेंट रहा होगा, जैसी भी उसके आसपास की लैंग्वेज रही होगी, उसकी मातृभाषा जो भी रही होगी, आपको उसी को संसाधन यानी उसी को एक रिसोर्स बना करके ही बच्चे को हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो मातृभाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने में कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा होगा, वो अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएगा। तो इसलिए हमको बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है क्लासरूम में। इसको एनसीएफ बहुत जोर देता है, ठीक है। बल्कि ये भी एनसीएफ कहता है कि 6 से लेकर के 8th तक भी अब बच्चे को मातृभाषा में ही हमको पढ़ाना चाहिए। जो भी बच्चे की मदर टंग है, जो भी बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ले करके आया है, उसको हमको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। इस पर एनसीएफ बहुत जोर देता है। तो उसी से रिलेटेड है कि बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें या शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सके। यानी मतलब अगर आप क्लासरूम में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो शिक्षक को वो भाषाएं सीखने की क्या जरूरत है, वो इतना सीख ले कि थोड़ा बहुत बच्चे को समझा पाए। ठीक, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, इसलिए हमको बहुभाषिकता का प्रयोग किया जाता है कि यानी एक क्लासरूम में हर बच्चा अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे कि देखो मेरी लैंग्वेज में मतलब टीचर मुझको, अगर मुझे हिंदी, चले मान लीजिए कि क्लासरूम में इंग्लिश बोली जाती है, एक बच्चा है उसको हिंदी अच्छे से आती है, वो अपना हिंदी में बात करता है। अगर टीचर इंग्लिश में ही बात करेगा तो बच्चे को थोड़ी हीन भावना आएगी, वो अपने आप को अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा क्लासरूम में। वो सोचेगा कि अगर हमने हिंदी में बोल दिया तो टीचर हमको डांटेगी या फिर बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इसीलिए रहता है कि बच्चे में जो अपनत्व की भावना है, ठीक है, वो एहसास करें कि हाँ हमको क्लासरूम में इंक्लूड किया जा रहा है, उसमें स्वीकार किया जा रहा है। तो इसलिए ही बहुभाषिकता को महत्व दिया जाता है कि कोई बच्चा अपने आप को ये महसूस ना करे कि हम अलग हैं या नीची कास्ट से, या फिर हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं तो हमको अलग किया जा रहा है। ऐसा नहीं, उनको अपनत्व का एहसास हो, उनको एक साथ इंक्लूड किया जाए, जो भी उनकी लैंग्वेज रही हो। तो इसीलिए इसको बहुभाषिकता को महत्व दिया गया कि हर बच्चा पहली बात तो अपने आप में अभिव्यक्त रहेगा, यानी वो अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि उसकी मदर टंग जो होगी वो अच्छी होगी, अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पा रहा होगा। तो जो उसी भाषा में वो बोलेगा तो उसको अलग थलग भी महसूस नहीं होगा, ये भी नहीं उसको लगेगा कि मतलब उसको हीनता की भावना मतलब उसमें नहीं आएगी, तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। इसलिए ये आपका बहुभाषिकता को महत्व दिया गया, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 पे। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे, पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। यानी अगर आप क्लासरूम में कहानी पढ़ा रहे तो कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे का मनोरंजन होता है? नहीं, क्योंकि कहानी के दौरान बच्चे में नैतिकता आती है। आपने देखा होगा बहुत सी छोटी क्लासों में कहानियां पढ़ाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे कहानियों से बहुत कुछ सीखता है, वो अपनी जगह उनको महसूस करता है, वो अपनी जगह मतलब उनकी जगह खुद को रखने के लिए कोशिश करता है, और वैसे ही वो भी अपनी दैनिक जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। तो उसमें हम लोगों में, बच्चों में नैतिकता आती है, ठीक है, आनंद के लिए नहीं होता, उन बच्चों में अच्छे से उनमें नैतिकता आती है। बी ऑप्शन है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है। भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो कठिन शब्दों कहानी के दौरान, ये तो शब्दकोश में आपका जाएगा, अर्थ में निकल जाएगा। कठिन शब्द का अर्थ आप लोग शब्द मतलब चैप्टर के लास्ट में दिए गए थे उसके दौरान ये होता है। भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है,
आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आप जब कहानी पढ़ा रहे होते हो तो उसके दौरान बच्चों में नैतिकता भी आती है। बी भी ऑप्शन सही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसमें आपने देखा होगा अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें होती हैं, तो वो भी बच्चा सीख रहा होता है। लेकिन आपको सीटेड में यही देखना है कि बेस्ट कौन सा ऑप्शन। आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करोगे तो लगेगा सारे क्वेश्चन पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, समझ में आएंगे, यानी लगेगा सभी सही हैं, लेकिन उसमें से भी आपको छांटना होगा कि बेस्ट कौन सा है। यानी क्वेश्चन के दौरान इस क्वेश्चन में हमको 1 नंबर मिलेगा, इसके लिए कौन सा इसमें ऑप्शन बेस्ट है, हमको वो चूज करना। इसमें भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत करना, इसमें सब कुछ आ रहा है, क्योंकि जब भाषा को आप समग्र रूप में प्रस्तुत करोगे तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, वो उनसे कुछ सीखेंगे, उसमें नैतिकता की भी भावना आएगी। इसलिए इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 पे। भाषा अर्जन का अर्थ है। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्योरी, मतलब वो जो पेडागोजी मैंने क्लास की है वो, उसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपको सारे टॉपिक उसमें से समझ में आ जाएंगे। मैंने थ्योरी नहीं, मैंने टू द पॉइंट जो मतलब सारे पॉइंट्स लिखवा करके मैंने आपसे डिस्कस किया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है, मैंने भाषा अधिगम, भाषा अर्जन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग जरूर देखिएगा। पहला ऑप्शन है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों का सीखना। तो सीखने की यहाँ पे कोई बात नहीं की जाती है। अर्जन का मतलब ही होता है कि आप स्वाभाविक रूप से अपने इन्वायरमेंट से जो भी शब्द हैं, जो भी लैंग्वेज है, जो भी तौर तरीके हैं, आप आराम से सीख लेते हो। पहले बी ऑप्शन है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में मतलब अनजाने में ही सीख लेना। यानी ये नहीं कि आप बैठे हो कि आज हमको ये भाषा सीखनी है या फिर हमको ये लैंग्वेज सीखनी है, ऐसा नहीं। आप घर में जो भी भाषा बोली जा रही होती, आप खेल के दौरान आप दोस्तों से बात कर रहे हो, पड़ोस में बात कर रहे हो, मम्मी पापा बात कर रहे हैं या भाई बहन बात कर रहे हैं, तो आप उनसे सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसी के दौरान आप सीखते जाते हो। इन्वायरमेंट में बहुत ऐसा कुछ, मतलब आपके देखा होगा मोहल्ले में बहुत कुछ ऐसी जो बातें हैं, माहौल है, जिनका प्रभाव हम पे डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट भी पड़ता है। भाई जैसा घर का माहौल होगा बच्चा वैसा बनता चला जाता है, उसका प्रभाव बच्चे पे तो पड़ ही रहा है, डायरेक्ट ना पढ़ के भी इनडायरेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये हम अनजाने में अपने इन्वायरमेंट से स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, जो भाषा होती है, जो भी तौर तरीके होते हैं। सी ऑप्शन है किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सहायक सीखा जाता है। नहीं, औपचारिक का मतलब हो जाएगा आपका टाइम टेबल फिक्स है, यानी स्कूल, ये स्कूल के लिए हो जाता है कि 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक स्कूल है, ठीक, या 11 बजे तक आपको ये क्लासेस करनी है। ट्यूशन हो गए आपका औपचारिक के अंतर्गत आ जाए, मतलब जिसमें हम समय पाबंद हैं, समय के दौरान हमको इतने समय में इतने टाइम में ये करना है, वो आपका औपचारिक में चला जाता है। भाषा के बारे में सीखना, तो भाषा के बारे में आप सीखना नहीं आएगा, सीखना ये अधिगम के दौरान चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात अर्जन की जा रही, तो अर्जन में आप नॉर्मल स्वाभाविक रूप से सीख लोगे, अनजाने में ही सीख लोगे। उसका ये नहीं, मतलब आप ये नहीं सोचोगे कि हमको ये भाषा हम सीख रहे हैं अपने घर से, नहीं, आप आराम से नॉर्मल तरीके से इन्वायरमेंट से आप सीख लोगे अपने घर से। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 पे। श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसे बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा में मतलब सीख लिए। जो बच्चा है श्याम, वो अपनी जो संथाली भाषा भी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, जो उसकी मातृभाषा रही संथाली, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, और फ्रेंच भाषा भी वो उसने सीख ली है, वह अब फ्रेंच भाषा में ही पढ़ लेता है। इसे क्या कहते हैं? कौशल का अंतरण कहेंगे, या फिर पठन अंतरण, या फिर अधिगम, या फिर पठन युक्ति। तो पठन पे यहाँ पे बात नहीं की जा रही, अधिगम की भी नहीं, यहाँ पे पठन की भी नहीं। यहाँ पे जो बात हो रही है कौशल अंतरण की बात हो रही है, यानी बच्चे में ये क्षमता है कि वो एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा भी उसने सीख ली और दूसरी ही भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त भी करने लगा। तो ये कौशल होते हैं जो बच्चे में डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाषा में सहजात से, मतलब सहजात से क्या तात्पर्य है? वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्राकृत भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना। तो सहजात का मतलब ही होता है आपका स्वाभाविक रूप से सीख लेना। ठीक, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता होती है, यानी हर बच्चे में एलईडी पाया जाता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की एक स्वाभाविक क्षमता भी होती है, हर बच्चा अपने साथ एक क्षमता
क्षमता के साथ ही पैदा होता है। उसको इतनी क्षमता बच्चे में, हर बच्चे में होती है कि वो कोई भाषा सीख सके। इसके लिए कोई ट्रेनिंग या कोई कोचिंग नहीं करनी होती, बच्चा एनवायरनमेंट से स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। और बात ये भी की जाती है कि 5 साल तक बच्चे का जो एलईडी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक, अगर 5 साल का बच्चा है वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट से लैंग्वेज सीखेगा, लेकिन वहीं पे जो बच्चा 15 साल का है उसको सीखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब उम्र बढ़ती जाती है तो एलईडी हमारी जो एक्टिव होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन 5 साल तक बच्चे की एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। आपने देखा होगा घर में आप बातें आपस में कर रहे हो, बच्चा अगर वहाँ पे बैठा है तो बच्चा बहुत नोटिस कर रहा होता है, फिर वही वर्ड वो बाद में रिपीट कर देता है। फिर आप सोचते हो कि ये कहाँ से इसने सीख लिया। आपको नहीं पता है पर बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है, क्योंकि उसकी एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। उसको उसकी जो इंद्रियां हैं वो चारों तरफ इतनी एक्टिव रहती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, कौन सी बातें बोली जा रही हैं, वो सब कुछ बहुत जल्दी कैच कर रहा होता है। इसलिए इसका मेन रीज़न यही है कि उसकी एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। 5 साल के बच्चे को आप कहीं भी कोई भी इन्वायरमेंट में डाल दीजिए, वो आराम से वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 15 साल का जो बच्चा है उसको वहाँ की लैंग्वेज सीखने में टाइम लग सकता है। 5 साल के बच्चे की अपेक्षा 15 साल वाले बच्चे को टाइम लगेगा। सीख लेगा वो भी, पर उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ-साथ काम करने के लिए कार्य देती है। ठीक, इस कार्य में उन्हें विभिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? यानी एक अध्यापिका है, कक्षा 6 की अध्यापिका है, विद्यार्थियों के 5-5 को समूह में बांट रही है। यानी एक समूह में 5 विद्यार्थी, एक समूह में 5 विद्यार्थी। फिर उनको 3 महीने तक एक साथ काम करने के लिए भी कहती है कि आप लोग 3 महीने तक एक साथ कार्य करोगे। तो कोई उसने प्रोजेक्ट दे दिया, यानी मान लीजिए जनगणना पे प्रोजेक्ट दे दिया कि आपने जो भी आपका मोहल्ला है उसमें आप जनगणना कीजिए, फिर उसको इस प्रोजेक्ट दे दिया कि इसको आपको करना है। 3 महीने तक कहा कि आप लोग साथ में काम करिए इस टॉपिक पे। ठीक है, इस कार्य में उन्होंने विभिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़े लिए कि हाँ इस पे, मतलब अब मान लीजिए इन्वायरमेंट का जो पर्यावरण प्रदूषण है या फिर जनसंख्या वृद्धि है, इस ये टॉपिक आपने दे दिया, तो इसमें बच्चा जाएगा मोहल्ले में या पड़ोस में, लोगों के विचार सुनेगा, फिर जो उसको लगेगा कि हाँ ये मेन पॉइंट है वो उसको नोट डाउन करेगा। जो आंकड़े रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गई, क्या आंकड़े रहे हैं मोहल्ले के या फिर आसपास के, वो आंकड़े भी वो बच्चा नोट करेगा, उसका संग्रह करेगा, उसकी एक लिस्ट बनाएगा। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करेगा। फिर वही रिपोर्ट उठा करके क्लासरूम में देगा टीचर को, जिसने भी जो भी टीचर ने प्रोजेक्ट दिया होगा। तो ये जो गतिविधि हुई है, यानी जो टीचर ने 5-5 के समूह में बच्चे को डिवाइड किया, फिर 3 महीने तक बोला कि आप लोग एक साथ कार्य करिए। फिर जो बच्चे थे वो अपने आसपास के जो लोग थे उनसे विचार लिए, उनके आंकड़े नोट डाउन किए, रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट ले जा करके क्लासरूम में जिस टीचर ने प्रोजेक्ट दिया था करने को उसको दे दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसको आप क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य या परियोजना कार्य या फिर सत्र कार्य? सत्र कार्य का मतलब होता है यानी पूरा मतलब जो सत्र के दौरान लास्ट में जो भी काम दिए जाते उसको। तो आपका पोर्टफोलियो में तो यही होता है बच्चे की जो भी पढ़ाई के दौरान पूरे सत्र में जो भी एक्टिविटी रही है, बच्चा कैसा क्या रहा उसका माहौल, वो नोट डाउन करता है, ये टीचर करता है बच्चे के बारे में। तो ये भी नहीं होगा, आपका सत्र भी नहीं होगा, आपका प्रदत्त कार्य भी नहीं होगा। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा परियोजना कार्य। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आप लोग जहाँ पे भी टीचर समूह में डिवाइड कर रहा है, कोई कह रहा है कि इस पे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है या इस पे आंकड़े देने हैं, तो वो आपका परियोजना कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश किस प्रकार ग्राहक को ग्राहक होते हैं हो सकते हैं? तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन आपका, शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यानी क्या उद्देश्य इसका रहा है वो उसको ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में प्रयोग करते हैं। यानी संदर्भ में पढ़ाना ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप किसी चीज को किसी के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, संदर्भ का मतलब हो जाता है किसी से जोड़ के पढ़ाना। अगर बच्चे को पहले से किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है, अगर आप उससे रिलेट कर दोगे या फिर बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट कर दोगे तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा।
तो संदर्भ में पढ़ाना पॉजिटिव माना जाता है। इस पे भी आपका सीटेट जो है एनसीएफ है बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। तो बच्चे मतलब जो हैं छोटे हैं वो जो है भाषा का पुनरुत्पादन नहीं कर पाएंगे। अर्थ जब तक आप समझाओगे नहीं बच्चे अपने आप से कुछ और समझ लेंगे अर्थ, तो ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ रट्टाफिकेशन को बिल्कुल भी नकार देना है। एनसीएफ बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ में पढ़ाओगे तो बच्चे को समझ में आएगा और उसको जो चीजें हैं वो उसके दिमाग में फिट भी होंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं। टॉप डाउन बॉटम अप से भी क्वेश्चन अब बनने लगे, पहले नहीं आते थे 2015-16 में नहीं आते थे, बट अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। इसीलिए कहा जाता है 2022 का जो पेपर जितने भी ऑनलाइन सेट हुए काफी हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट ने बहुत हजारों में दे रखे हैं। आप इतने कर लेते हो, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब बॉटम अप जो टॉप डाउन है वो हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकाले, सारांशीकरण करने के लिए सुनना, या फिर आपका बी होगा विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। तो इसमें आपका विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड, जैसे आप विशिष्ट बारीकी छोटे छोटे पॉइंट्स आपने समझ लिए, फिर आप शब्द पे गए, फिर आप खंड पे गए, ठीक है, के लिए सुनना। तो ये जो हो रहा है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला देख लेते हैं। ए है बॉटम अप प्रक्रिया और फिर बी है आपका टॉप डाउन। बी है आपका बॉटम अप प्रक्रिया और फिर ए है आपका टॉप डाउन, तो आपका बी ही ऑप्शन इसमें सही होगा। अब टॉप डाउन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है विशिष्ट बारीकियों, यानी आपने पूरा जो एक पैराग्राफ था वो आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब उसके शब्द क्या रहे, उसके आप खंडों में डिवाइड कर दोगे क्या क्या रहा, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो इसको कहेंगे टॉप से नीचे, यानी टॉप से ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हो। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर शब्द समझ रहे हो, फिर खंडों में जा रहे हो, फिर अर्थ निकाल रहे हो, तो ये आपका टॉप से डाउन यानी ऊपर से आप नीचे तरफ जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुख्य बिंदु को जानने, यानी मेन पॉइंट आप समझ रहे हो, मेन शब्द समझ रहे हो, उसका अर्थ निकाल रहे हो, फिर अनुमान लगा रहे हो, फिर निष्कर्ष निकाल रहे हो, फिर सारांशीकरण, फिर अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त भी कर रहे हो। आप ऐसे समझिए, आप कोई मतलब कहानी ले लीजिए, उसको आप पढ़ लेते हो, उसके मेन शब्द समझ लेते हो, फिर पढ़ते हो, फिर वही कहानी आप पूरे अच्छे से अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर दोगे। तो बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, टॉप का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी पहले आप शब्द, अर्थ, फिर एक शब्द में लाइनें पढ़ी, फिर खंडों में डिवाइड किया, फिर पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो ये नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, ठीक, तो ये आपका हो जाए बॉटम अप। लेकिन आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर एक लाइन, फिर खंडों में डिवाइड किया, फिर शब्द निकाल लो, फिर अर्थ निकाल लो, तो ये आपका टॉप से डाउन हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे, यानी बच्चा एक जो है वो दूसरों की बातें तो समझ ले रहा है, लेकिन वो समझा मतलब पहचान भी पा रहा है, पर उन्हीं शब्दों को अपनी जो उसकी लैंग्वेज रही है उसमें वो स्वयं जो है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग वो स्वयं नहीं कर पाता, यानी स्वयं से उन शब्दों का जो शब्द सुनता है, महसूस भी कर रहा है, पहचान भी पा रहा है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसको जो कहेंगे, इसको किस श्रेणी में रखेंगे। पहला आपका सक्रिय शब्द संपदा, तो अगर सक्रिय शब्द संपदा होता तो वो प्रयोग कर पा रहा होता, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है। वो सुन रहा है, सब कुछ पहचान भी रहा है, किसका क्या अर्थ होता, क्या मीनिंग रहने वाली, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पा रहा। ठीक है, कठिन शब्द है, ये भी नहीं होगा। आपका निष्क्रिय शब्द है, यानी ये आपका निष्क्रिय शब्द आ जाएगा। निष्क्रिय शब्द कैसे हुए, जैसे आपने सुन तो लिए, आपको पता भी, लेकिन उनका दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं हो पा रहा है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आप बोल रहे होते हो अपने घर में, उसका ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग कर रहे होते हो। तो ऐसे शब्द होते हैं, बच्चा स्कूल में बहुत से शब्द सुनता है, फिर घर पे आके प्रयोग नहीं करता है, तो वो आपके निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहेंगे।
तो पहला है आपका संज्ञानात्मक युक्ति, परासंज्ञानात्मक। तो परासंज्ञानात्मक का मतलब हो जाता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी आप परिकल्पना कर रहे हो, आप परे हो। जैसे आप बैठे अपने घर में हो पर आप इमेजिन कर रहे हो कहीं बाहर का, आप कहीं इंग्लैंड का या फिर जहाँ पे आप गए हुए हो, तो आप उस बारे में सोच रहे हो, तो ये नहीं होगा। संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक दोनों है, तो परासंज्ञानात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि परासंज्ञानात्मक का मतलब होता है जो हमारी चीज सामने नहीं भी है उसको भी हम सोच समझ पा रहे हैं। अनुमान लगाने की युक्तियां, ये भी नहीं होगा आपका, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आप जो है अपना संज्ञान, उसका जो दिमाग है उसका प्रयोग करके वो व्याकरणिक में जा रहा है, जा रहे थे से संबंध जोड़ पा रहा है कि जा रहा है, मतलब उसको ये पता है कि जा रहा था, फिर उसने अपने जो उसका दिमाग है उसका प्रयोग उसने किया, अपनी समझ का जो है उसका प्रयोग किया, फिर जा रहा है, यानी उसका जो डेवलपमेंट हुआ है दिमाग का, संज्ञान जो उसका है उसका वो प्रयोग कर पा रहा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, उसका प्रयोग करके वो व्याकरण सीख रहा है, वो संबंध भी जोड़ पा रहा है कि जैसे जा रहा था होगा वैसे जा रहा है हो जाएगा, ये प्रेजेंट में चला जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। तो ऐसे करके बच्चा प्रयोग कर पा रहा है और संबंध भी जोड़ पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गतिविधियों पर ध्यान दें, यानी शिक्षार्थी को समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहर के मौसम को एक सप्ताह या एक दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा। आगे चलते हैं। कहा विद्या मतलब शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है। तो पहला ऑप्शन है अध्ययन संलग्नता बीमार इस्तेमाल भाषा। तो संलग्नता का मतलब हुआ कि जो बच्चा है अगर वो अपने आसपास से कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो सभी प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हों, सभी भाषाओं को समझ पाए, ठीक, वो उसमें इंक्लूड हो पाए। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी है आपका प्रस्तुत अभ्यास परिणाम या फिर कार्य आधारित भाषा अधिगम या फिर होगा प्रयोग भाषा पद्धति। तो ये नहीं होंगे, इसमें बात ये की जा रही है कि बच्चा जो है प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करता है, ठीक है। आसपास जब आप जाएंगे, अगर कोई प्रोजेक्ट पे आप कार्य कर रहे हैं और लोगों के विचार ले रहे हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होंगे, तो सबकी जो भाषाएं हैं उसको आप इंक्लूड कर रहे हो। अध्ययन संलग्नता बीमार इस्तेमाल भाषा का प्रयोग हो पा रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों की मतलब शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती है। टीचर है जो शिक्षार्थी पढ़ाई के दौरान गलतियां कर रहे हैं उसको नोट करती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर विचार करती है कि आप अपने मतलब हर बच्चे ने ये गलतियां की है, जो मतलब जिसने भी जो भी बच्चे ने गलती की होगी उसको बताती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है कि आप लोगों ने ये गलती की, इस पर ध्यान दीजिए। और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई हैं, यानी टीचर इतना नोटिस कर रही है कि ये गलतियां आपने की कैसे, वो भी टीचर को पता है और वो भी बता रही है कि ये गलतियां कैसे हुई हैं। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है कि आप लोग इस पे चिंतन मनन करिए कि हाँ ये हमसे ऐसे मिस्टेक हुई, आगे से नहीं होगी, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। वह क्या कर रही है जो टीचर है, त्रुटि विश्लेषण कर रही है या फिर प्रतिपुष्टि देना हो गया, फिर व्याकरण, यहाँ पे व्याकरण की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे व्याकरण की बात नहीं की जा रही है। तो त्रुटि विश्लेषण भी नहीं कर रही है कि हर बच्चे को त्रुटियां ही गिना रही है, ऐसा भी नहीं कर रही, वो यहाँ पे प्रतिपुष्टि दे रही है। यानी पढ़ाई के दौरान एक सप्ताह में, यानी बच्चे ने गलती की तो वो तुरंत नहीं वहां पे टोक रही है कि नहीं तुमने ये गलती कैसे कर दी या फिर ये वर्ड तुमने ऐसे नहीं ऐसे पढ़ दिया। वो नोटिस कर रही होती कि हाँ कौन सा बच्चा क्या लैंग्वेज में बात कर रहा है, कौन सा वर्ड कैसे बोल रहा है और टीचिंग के दौरान कौन सी गलतियां कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सप्ताह बाद हर बच्चे को बताती है, इस पर चर्चा करती है कि आपने ऐसे नहीं, ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। फिर टीचर बच्चे से कहती है कि आपने ये गलती की है तो कैसे हुई, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो गलती नहीं होती। फिर बच्चे से कहती है कि जो आपसे गलती हुई उस पर आप चिंतन मनन करिए। तो यानी वो प्रतिपुष्टि कर रही है, बच्चे को समझा भी रही है, तो ये अच्छा एक तरीका होता है बच्चे को सुधारने का, ठीक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीटेट में देखिए यही है कि आपको सीटेट के दौरान ये पता चलता है कि हमको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। सीटेट में सिर्फ यही है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, हमको बच्चे को कैसे गाइड करना है, कैसा माहौल होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे हमको बच्चे को डील करना है, ठीक। सारा इन्फो मतलब ये रहता है टीचिंग से रिलेटेड, सारा सीटेट में रहता है, इसी के दौरान सब कुछ आता है क्वेश्चन।
जब आप सीटेट क्लियर करते हो तो आपको सारा समझ में आ जाता है कि हाँ आपको बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाना होता है। सारा कुछ बच्चे के इन्वायरमेंट में, बच्चे के आसपास ही घूम रहा होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? जो आपका निम्नलिखित कार्य लेखन है वो किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? यानी कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं। जैसे कि आप कोई कहानी है, फिर आप कल्पना करिए कि उसमें आपका कोई एक पात्र रहा है। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी जो आप पत्र लिखेंगे उसमें अपने आप को इंक्लूड करिए कि हाँ इस जगह पे हम हैं, वही भावनाएं आप अपने आप को अभिव्यक्त करें। तो ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा पोलिटिव लेखन या फिर रचनात्मक। रचनात्मक नहीं है क्योंकि टीचर ने दे दिया है कि एक मतलब ये आप कल्पना करिए कि इसमें अपने आप को इंक्लूड करिए, तो इसमें बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ठीक है। तर्क भी नहीं है आप यहाँ की, वाद विवाद चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। वर्णनात्मक, यहाँ पे कोई वर्णन भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा पोलिटिव लेखन, यानी बच्चा अपने आप को वहाँ पे कल्पना कर रहा है, अपने आप को महसूस कर रहा है, अपने आप को वहाँ पे रख करके अभिव्यक्त कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वो पत्र लिख रहा है, यानी उस कहानी का पात्र अपने आप को भी बनाना है, वो भी भावनाएं अपनी उसी प्रकार से अभिव्यक्त करनी है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन इतने ही बचे हुए हैं, फिर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा सीटेट में क्वेश्चन हिंदी पेडालॉजी में कैसे बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो पहला आपका अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत। बी है संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। सी है आपका मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा, संस्कृत, विदेशी, शास्त्रीय भाषा। या फिर घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा और विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा। तो बिल्कुल सही है, डी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी यही कहती है कि बच्चे की जो घर की भाषा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमको उसी को देना है जो बच्चे की घर की भाषा है। पहले घर की भाषा क्या रही, फिर बच्चे की जो मातृभाषा है उसको हमको देखना है, उसमें हमको बच्चे का अध्ययन करना है। फिर दूसरी उसकी भाषा हो सकती है, कोई भी लेगा, फिर विदेशी भाषा जो भी वो सीखना चाहे, फिर शास्त्रीय भाषा के दौरान हम जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है बच्चे को सिखाने की लैंग्वेज, पहले यानी उसके घर की भाषा, फिर मातृभाषा, फिर दूसरी भारतीय भाषा हो गई। ऐसे हमको पढ़ाना है। इस पे भी एनसीएफ जोर देता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी पे जोर देती है। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। पाठ्य सामग्री की प्रमाणता जो है क्या है? यानी पाठ्य सामग्री जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रमाणता क्या है? पहला ऑप्शन, पाठ्य सामग्री के लेखों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री या किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री। या फिर आपका सी, अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री। या फिर आपका डी, पाठ्य पुस्तक की समुची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो प्रमाणिकता यानी ठोस है, कोई ये नहीं कि कोई भी कहानी बना दी गई, कोई ऐसी भी बुक है छाप दी गई, नहीं, प्रमाणित होनी चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी किसी संदर्भ तथा प्राकृत भाषा प्रयोग की उपजी पाठ्य सामग्री। यानी अगर कोई बुक छपी है तो उसका आप देखोगे कि हाँ ये प्रमाणित है, यानी अगर ये बुक कक्षा 1 के लिए बनाई गई है तो ये 1 के लिए ही बनाई गई, यानी कक्षा 5 के लिए बन गई। यानी बच्चे का स्तर जो है, अगर बुक क्लास मतलब कक्षा 1 के लिए बनी है तो उसी लेवल का बच्चा होगा, उसी लेवल की वो बुक होगी। आपने देखा होगा जब एक कक्षा मतलब एलकेजी या फिर कक्षा 1 की क्लास जो बुकें होती हैं वो बहुत एक्टिविटी उसमें लगी होती है। उसमें बारिश हो रही तो चित्र बना होगा, बारिश हो रही, मेढक होगा तो मेढक का चित्र बना होगा, तो उसमें चित्र बने होते हैं, तो वैसे उसको डिजाइन की जाती है। इसी का मतलब है कि जो बुक जिस लेवल की बनाई गई है, जो कक्षा 1 की है तो उस हिसाब से होनी चाहिए, कक्षा 5 की होगी तो उस हिसाब की बनी होनी चाहिए। यानी मान लीजिए क्लास 1 की जो बुक है, ये नहीं कि 12th के उसमें चित्र बनाए गए हैं, ऐसा नहीं होगा। जिस लेवल की बुक बनेगी उस हिसाब से वो प्रिंट की जाएगी, इसी को कहते हैं प्रमाणिकता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी गतिविधियां पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित हैं? तो पोर्टफोलियो जो होता है उसका मतलब ये होता है कि टीचर पढ़ाई के दौरान पूरे सत्र की उसमें बच्चे की एक्टिविटियां लिखता है, वो गलत भी मतलब क्या बच्चे ने गलत किया, क्या बच्चे ने सही किया, बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, बच्चा कहाँ पे कमजोर है, पूरे सत्र का विवरण उसमें दिया होता है। टीचर लिखता है बच्चे का सारा कुछ।
जितनी भी गतिविधियां वो करता है, जितनी भी एक्टिविटियां वो करता है। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में मतलब टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो जो मतलब फाइल होती है उसको उठा लिया जाए, सारे बच्चे की जितनी भी एक्टिविटी रही सत्र के दौरान उसमें सब कुछ दिया होता है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी है अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधियों के लिए अंक दिए जा सके। नहीं, ये इसलिए नहीं होता है, ये रखा जाता है इसलिए कि हाँ बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है पूरे सत्र के दौरान, ये सब कुछ एनालिसिस होता है इसलिए रखा जाता है। यानी टीचर भी समझे कि बच्चे को कहाँ पे समस्या है और बच्चा कैसा पढ़ने में अगर अच्छा है तो बच्चे को और सपोर्ट किया जाए, अगर बच्चा कमजोर है तो उसको और ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, ऐसा होता है। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा दिए जाने वाले सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना, तो ये नहीं होता, इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। से 3 क्वेश्चन बचे हुए तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इन अनुच्छेदों को पुनः लिखें। यानी एक अध्यापिका है, वो अनुच्छेद पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो सुनने के बाद उसी को लिखने के लिए भी कह रही है कि पुनः उसी को लिखें आप। ठीक है, अनुच्छेद में आए शब्द और वाक्य को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? यानी टीचर कह तो रही है कि इसी को पुनः लिखो, पर वैसे ही मतलब टू द पॉइंट आपको रिपीट नहीं कर देना है, अपने अपने शब्दों में इसको अभिव्यक्त करके लिखना है। तो ये जो लिखने का प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा श्रुति, मतलब अनुच्छेद श्रुत लेख। यानी बच्चा यहाँ पे सुन रहा है, टीचर ने कोई कहानी टीचर कोई कहानी पढ़ा रहा है, फिर बच्चे से कह रहा है आप ध्यान से सुनिए, फिर इसको रिपीट करिए। जितने भी हैं कहानी के दौरान जितने भी शब्द आए इनको आप सुन के अपने शब्दों में अभिव्यक्त करिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद श्रुत लेख हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर बच्चा होता, अगर यहीं पे टीचर श्यामपट पे लिख रहा होता और बच्चा देख के नोट कर रहा तो यहाँ पे अनुलेख हो जाता, यानी प्रतिलेख भी हो जाता। अगर प्रतिलेख आए या फिर अनुलेख आए लिख के, तो दोनों की बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जहाँ पे सुन के लिखने की बात आ जाए वहां पे श्रुतलेख हो जाएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक और है अभी। एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति के छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है। यानी एक मतलब अनुच्छेद है, छठे या सातवें जो शब्द आते हैं उसके बाद एक वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहेंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा क्लोज परीक्षण। यानी आपने देखा होगा क्लासरूम में जैसे कमल लिख दिया गया, फिर 3 लाइन छोड़ दी गई, ठीक, फिर कुछ लिख दिया गया, तो ये जो डैश होता है इसको बच्चे से कहा जाता है कि फिल करो। यानी मान लीजिए आपने का लिख दिया, फिर डैश कर दिया, फिर आपने मतलब ला बना दिया, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा, तो इसी को कहते हैं क्लोज परीक्षण। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक शब्द हटा देते हैं। आगे चलते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है भाषा कौशल एक क्रम में क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो भाषा कौशल भी मैंने आपको बताए थे, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो इसमें बात यही आती है कि क्या ये एक ही सीक्वेंस में सीखे जाते हैं? तो सीखे जाते हैं, लेकिन सीखना चाहिए इसी में जोर दिया जा रहा है, तो ये बात गलत हो जाती है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा पढ़ना सीख जाता है, लिखना नहीं सीख पा रहा होता, कभी कभी बच्चा लिखना सीख लेता है, पढ़ना नहीं सीख पा रहा होता है। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सीखना इसी में सीखे जाते हैं, ये सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन बच्चा इसी में सीखेगा 100% है, ये कहना गलत हो जाता है। तो इसमें आपका जो है कौन सा सही नहीं पूछा गया, इसलिए इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भाषा कौशल एक ही क्रम में ही अगर ही आ गया तो यानी इस पे जोर दिया जा रहा है कि आपको ऐसे ही करना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए ही होगा। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है और निगेटिव ही होगा। बी ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आप सुन रहे हो तो आप समझ रहे हो, जब आप सुनोगे तभी आप बोलने के लिए कोशिश करोगे, जब आप सुनोगे, पढ़ोगे, तभी आप लिखने के लिए कोशिश करोगे। तो ये दोनों चारों जो कौशल होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। भाषा कौशल का क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, बिल्कुल सही बात है, क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी बच्चा जो है वो
आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, दीवालों पे कुछ भी बनाना शुरू कर देता है, स्क्रबलिंग करना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं स्क्रबलिंग, जो दीवालों पे ऐसे ऐसे करके बच्चा बनाता है। बच्चे को पढ़ना नहीं आया पर बच्चा पेन चलाना सीख रहा है, पेंसिल चलाना सीख रहा है, यानी वो लिखने का जो फर्स्ट स्टेप है उसने वो शुरू कर दिया। तो बात मतलब कौशल तो सीक्वेंस में ऐसे आते हैं कि मतलब आप बच्चे ने सुना, फिर पढ़ा, फिर बच्चे ने मतलब सुनना, फिर बच्चे ने बोला, फिर बच्चे ने पढ़ा, फिर लिखना आता है। लेकिन लिखना तो उसने पहले ही शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत कुछ भी बनाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो ये एक ही सीक्वेंस में नहीं सीखे जाते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सीखना मतलब सीखा जाता है, ये कहना सही हो जाता है। तो फ्रेंड, इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग कल से सीटेड मतलब सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। सीडीपी की भी कुछ थ्योरी मैंने कवर करी है, आपको हॉलवर्क हो गया। सीडीपी में हम लोग कल जो है आपका वाइगोस्की की थ्योरी कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक दो जरूर आते हैं, तो वो क्योंकि हिंदी में भी रहता है और हिंदी पैडोलॉजी में मैंने कवर किया था, तो अगर आप वीडियो देख लेंगे थोड़ा बहुत उसमें वहाँ से समझ में आ जाएगा। बाकी हम प्रॉपर तरीके से सीडीपी में कल की वीडियो में आपको वाइगोस्की कवर करेंगे। कल की वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हिंदी में पूछता है और सीडीपी में भी पूछता है। 100% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कल की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। बाकी जो 5 बजे की क्लास होती है वो आपकी सोशल साइंस पेपर 2 की होती है, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत स्कोर कम आता है और बहुत वहाँ पे फेल होते हैं, इसलिए पेपर 2 बहुत लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे हम थ्योरी कवर करें। जब तक आप थ्योरी नहीं करोगे आप सोशल साइंस के क्वेश्चन गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन लगा के सोशल साइंस कवर नहीं हो पाएगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 60 नंबर का होता है पेपर 2, काफ़ी स्कोरिंग ये सब्जेक्ट होती है पेपर 2 के लिए, तो इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी आपकी हिंदी हो गई, पैडालॉजी हो गई, मतलब सीडीपी हो गई, और आपने अगर संस्कृत इंग्लिश ले रखी है तो वो आपकी पेपर 1 से कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सेम मतलब सिमिलर है। बात आती है सोशल साइंस की, और सोशल साइंस का कोई आइडिया नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए 6-7 अर्थ की एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, 5 बजे आपको मिलेगी क्लास। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।